हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 1.2 बताने जा रहे हैं, जो कि मात्र 10 मिनट में बताएंगे। जैसा कि आप बुक में देख सकते हैं, प्रश्नावली 1.2 है, उसको हम बहुत ही बारीकी से बताएंगे। पहला क्वेश्चन जैसे आप देख सकते हैं, इसमें क्या है? पहला, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला क्वेश्चन 140 है। तो जैसा कि आप उसमें हम देख सकते हैं, हम इसमें लिख लिए हैं, क्योंकि हम अगर बताएंगे लिख कर तो हमें ज़्यादा समय लगेगा। इस तरह हमारा वीडियो लगभग आधा घंटा का बन सकता है, इसीलिए हम एक नोटबुक में लिख कर और आपको बहुत ही बारीकी से बताएंगे। आपको कहीं दिक्कत ना हो, हम ऐसा बताएंगे ताकि आप अगर क्वेश्चन को सोल्व करें तो कहीं भी प्रॉब्लम ना आए और बहुत ही कम समय में आप चीज़ों को बारीकी तरह से समझें और आपको कहीं ज़्यादा समय ना देना पड़े। जैसे हम क्वेश्चन बताते हैं, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है 140। तो देखिए दोस्तों, ये इसमें क्या बोल रहा है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें क्या इसमें सबसे पहले समझना है? देखिए, यहाँ पे हमको इस पर ध्यान देना है, इस चीज़ पर। अभाज्य गुणनखंड बोलता है, तो अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं और गुणनफल किसे कहते हैं, इसको हम समझेंगे, इस दोनों को हम समझेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन देखिए देखिए सबसे पहले इसको हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम एक अभाज्य गुणनखंड कहते हैं और इसको जो इस रूप में हम लिखते हैं उसे हम अभाज्य गुणनफल कहते हैं। जैसा कि आप इस पर देख सकते हैं, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद हम सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद हम उसको 2 से पहले भागा देंगे। अगर 2 से नहीं लगेगा तो 3 से देंगे, 3 से नहीं लगेगा तो 4 से देंगे, 5 से देंगे, 7 से देंगे। लेकिन सबसे पहले हम जो देंगे अंक से 2 या 1 से देंगे। तो 1 से तो हम नहीं देते ज़्यादातर, लेकिन 2 से पहले देंगे सबसे पहले। अगर 2 से नहीं लगा तो 3 से देंगे, 3 से नहीं लगा तो 4, 5 ETC आगे भी जा सकते हैं। 25 से भी लगता है, 30 से भी लगता है, जैसा कि हम आगे बताएंगे। तो देखिए, ये सबसे पहले 2 से लगेगा, तो हम 2 से भागा दिए, तो इसको इस तरह 70 आया। 70 दूनी 140 होता है। अब 70 किससे लगेगा? 2 से लगेगा, क्योंकि 35 दूना 70 होता है। और इस तरह 35 आ गया। अब 35 किससे लगेगा? 5 से लगेगा। तो 5 से लगेगा, तो हम 5 से लगाएं तो 5 सत्ते 35 होता है। तो 7 हम लिखे यहाँ पर। अब 7 किससे लगेगा? केवल 7 से लग सकता है। तो 7 से लगाएंगे तो 7 इंटू 1 इक्वल टू 7 हो गया। अब देखिए, इसको हम अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख लिए। अब इसको हम लिखेंगे गुणनफल के रूप में। तो गुणनफल के रूप में कैसे लिखना है? तो देखिए, जैसे हमारा ये जो है, ये जो डिवाइडर जो हमारा निकला है, उसको हम गुणनफल के रूप में लिखेंगे। जैसे 2 को 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, इस तरह हम इसको गुणनफल के रूप में लिखेंगे। और या तो हम इस तरह लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम इसको इस तरह लिख देते हैं तो हमारा एक बहुत अच्छा सोल्यूशन निकल के आता है। इसीलिए हम 2 को अगर 2 बार लिखेंगे तो 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, और गुने 5 का 5 लिखेंगे या गुने 7 का 7 लिखेंगे। इस तरह हमारा आंसर आ गया। तो आप आंसर चाहे तो मिला सकते हैं। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन में भी यही ट्रिक है। सबसे पहले हम 2 से लगाएंगे, उसके बाद नहीं लगेगा तो 3 से, 4 से, 5 से। तो ये 2 से लग जाता है, तो 2 से लगाएं तो 78 दूनी 156 होता है। अगर आप लगाएंगे तो पहले 2 लिखेंगे, उसके बाद 7 दूनी 14, एक बच गया और ये 16 हो गया। अब 8 दूनी 16, इस तरह 156 आ जाता है और यहाँ हमारा निकल कर 78 आ जाता है। इस तरह 78 निकल गया। अब 78 को 2 से लगाएंगे तो इस तरह हमारा 39 निकल जाएगा, क्योंकि ये 3 दूनी 6 हो जाता है। 3 दूनी 6, एक बच गया तो ये 18 हो गया, क्योंकि पीछे में अगर 1 देंगे तो 18 हो जाएगा। और 18 को 2 से अगर भागा देंगे तो 9 से लगेगा, 9 मरतबे लगेगा। तो 9 दिए तो 39 दूना 78 हो गया। इस तरह हम अब इसको 13 से लगाएं, 3 से लगाएंगे तो 3 एक 3 और 3 तिया 9 हो गया, तो 13 आ गया। और फिर ये 13 सिर्फ 13 से लगेगा तो 13 एक 13, 13 एक 13 हो गया। अब इसको कुछ क्या करना है, गुणनखंड के रूप में लिख लिया। अब इसको अब गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो गुणनफल के रूप में क्या लिखेंगे? अभाज्य गुणनफल लिखेंगे, क्योंकि इसीलिए अभाज्य गुणनफल बराबर 2 ये लिखेंगे। गुणनफल में हम ये लिखते हैं
और यहाँ तक लिखते हैं, एक को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो हम क्या लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 और हो गया बस। 1 13 है तो 1 13 लिखेंगे। और इसी को हम जैसे आप बताए थे पहले क्वेश्चन में, इसी को हम क्या करेंगे, पावर में लिख देंगे। तो 2 है 2 तो 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। 3 केवल 1 है तो 3 लिख सकते हैं, गुने 13 लिख सकते हैं। इस तरह हमारा दूसरा आंसर निकल गया। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन में। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा किससे लगेगा पहले, तो तीसरा क्वेश्चन हमारा पहले 3 से लगता है। तो 3 से लगाएंगे तो इस तरह हमारा 1275 आ गया। कैसे 1275 आ गया हम बता देते हैं। जैसे 3 1 3 हो गया और 3 दूनी 6 और हासिल 2 बच गया तो ये कितना 22 हो गया। 3 सत्ते 21, इसमें कितना हासिल बच गया, 1 बच गया तो ये 15 हो गया। अब 3 पंचे 15, इस तरह हमें 1275 आ गया। फिर ये 1275 तीने से लगेगा। तो कैसे, तो जैसे देखिए 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 हासिल 1 और फिर 3 पंचे 15, क्योंकि 1 बचा था तो ये 15 हो गया। और इस तरह हम 3 पंचे 15 लगा दिए। अब हमें 425 आया। अब 425 किससे लगेगा, देखिए अंतिम वाला को देखकर हमें लिया जाता है। 5 है तो 5 से लगेगा। यहाँ 5 है तो देखिए 3 से लगाएं, क्योंकि ये उसमें 15 आता है इसीलिए हम 3 से लगाए। अब इसमें 5 है तो संभव नहीं है 3 से लगेगा। लगा के देख लीजिए एक बार, देखिए 3 1 3 हासिल 1 तो 3 चौक 12, इसमें हासिल नहीं बचता है तो ये 15 बनेगा। इसीलिए हम क्या किए, 5 से लगाए। 4 से भी नहीं लगा तो 5 से लगाएंगे। तो 5 से लगाएंगे तो कैसे होगा, 8 पंचे 40 हासिल 2, ये बच गया तो ये 2 बचेगा तो ये 25 हो जाएगा। अब क्या होगा, 25 लग गया, कट गया। इस तरह हम इसको 85 कितने से कटेगा, 17 से कटेगा। 85 पहले 5 से कटेगा। कैसे, तो देखिए 5 1 5 हासिल 3, इस तरह ये 35 बन गया। इस तरह हम 35 लिख सकते हैं इसको, 35 हो गया। अब क्या, 5 सत्ते 35 कट गया। इस तरह 17 हमारा आया और 17 हमेशा 17 से कटेगा, इसीलिए 17 1 17। तो चलिए हम बता दिए। आप इसको स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो अब इसको क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो जैसा कि हम बता दिए इसको पहले, गुणनफल के रूप में 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। इस तरह हम 3 2 है तो 3 का पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं ना। और 5 2 है तो 5 का पावर 2 और गुने 17 है तो 17 लिख दिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप क्वेश्चन में लिख सकते हैं और हमें बता सकते हैं, ताकि हम अगला वीडियो में इसको सुधार सकें। अब चौथा चलिए बताते हैं जल्दी से। तो 5005 है तो 5005 सबसे पहले किससे लगेगा, 5 से लगेगा। क्योंकि 2 से नहीं लग सकता है, 3 से नहीं लग सकता है, तो 5 से लगेगा। तो 5 से लगाए तो 5 1 5, ये दोनों जीरो यहीं पर उतार देंगे। हम क्यों इसको डिवाइड करेंगे, 0 0 उतर गया और ये 5 1 5 उतर गया। इस तरह 1001 हमको प्राप्त हुआ। अब 1001 7 से लगेगा। पहले 2 से लगाए, 3 से लगाए नहीं लगा, 4 से लगाए नहीं लगा, 5 से लगाए नहीं लगा, 6 से लगाए नहीं लगा, अब 7 से लगाए तो 7 1 7। इस तरह यहाँ पे क्या हो गया, 7 1 7 और 3 बच गया। 10 में 3 बचा ना, और 3 जो बचा तो ये 30 हो गया। 7 चौक 28 28 हो गया। 7 चौक 28 हो गया ना, और इसमें 2 बचा, इस तरह ये 21 हो गया। तो 7 या 21 इस तरह कट गया तो 143 आ गया। तो 143 जो आ गया, तो अब इसको हम फिर 11 से लगाएंगे, क्योंकि 11 से लगेगा तो 11 1 11। फिर इसमें 3 बच गया, क्योंकि 12 13 14 3 बचा ना इसमें। फिर 3 3 33 हो गया, 11 3 33। इस तरह यह सिर्फ 13 से, क्योंकि 13 हमेशा 13 ही से कटेगा। 14 हमेशा 2 से कट सकता है। 13 और आपका 11 हमेशा सिर्फ एक ही अथी से कटेगा, अपने नंबर से कटेगा। जैसे 13 13 से कटेगा, 11 11 से कटेगा, इसी तरह ये 13 1 13 हो गया। अब इसको अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख देते हैं। तो इसमें तो कोई 2 बार नहीं आया है तो डायरेक्ट हम लिख दिए 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। अब चलिए इसको हम 7429 को हम डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम 17 से लगाएंगे, क्योंकि हम 2 से लगाना स्टार्ट किए तो 2 से नहीं कटा तो 17 से लगाएं। तो 17 से लगाएं तो 17 चौका 68 होता है। 68 69 70 4 74। तो इसमें 6 बच जाता है, 6 बच जाता है तो ये 62 हो गया, क्योंकि ये उतर गया यहाँ पे।
अब 17 तिया 51, 51 घटाइए आप उसको, तो 2 में से 1, 6 में से 5 गया 1, और 17 सत्ते 119 कट गया, इस तरह कट गया, तो आप 437 आ गया। अब ये 17 से लगा दिया, अब इसको 19 से लगाएंगे, तो 19 दूना 38, 38 तो 43 में से 38 गया तो कितना बचेगा, 39, 40, 3, 43, 5 बचेगा, तो ये 57 हो गया, 57 हो गया, तो 19 तिया 57। अब चलिए इसको अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखते हैं, तो अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखेंगे 17 गुने 19 और गुने 23, समझे, क्योंकि एक हमें लिखना नहीं है, अगर लिखते भी हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं भी लिखते हैं तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन पर, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, पहला 26 और 91, 26 और 91 है, तो चलिए हम 26 और 91 क्वेश्चन लिख लिए हैं, क्योंकि लिखने में टाइम लगेगा, आपको सिर्फ हमें बताना है, इसीलिए हम आपको बता देते हैं। अगर आप नहीं भी समझते हैं तो हमें कमेंट्स करके लिख सकते हैं, हम उस पर ध्यान देंगे। तो चलिए ये 26 हमारा है, तो उसी तरह हम क्या करेंगे, पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। पहले क्वेश्चन पे हमें ध्यान देना है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़कर क्वेश्चन पर ध्यान देना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको हम देखेंगे। तो हमें क्या बोला है, एचसीएफ और एलसीएम बोला है ज्ञात करने के लिए, देखिए ज्ञात करने के लिए बोलता है, तो हम पहले एचसीएफ निकालेंगे, उसके बाद एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए 26 का, आप सभी को सही से नहीं दिखाई दिया होगा, तो चलिए 26 और 91 का एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालेंगे तो हमारा यहाँ पर ये 13 से 2 से लगाएं तो 13 हो गया, 13 दूनी 26, अब ये 13 13 से लगेगा तो 1 हो जाएगा। अब इस तरह हम 26 का पहले गुणनखंड निकालेंगे, क्योंकि पहले एचसीएफ बोलता है उसके बाद एलसीएम बोलता है, तो एचसीएफ का ये मतलब रूल है, पहले हम गुणनखंड निकालेंगे, उस बताते हैं हम आपको। अब चलिए इसको गुणनखंड करेंगे, तो 91 का गुणनखंड करेंगे तो 13 सत्ते 91, इससे आगे नहीं जाएगा, तो इन दोनों का पहले गुणनखंड करेंगे। अब क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनफल से हमें प्राप्त हुआ, क्योंकि हम पहले गुणनफल सीख चुके हैं, इसीलिए हम इस मेथड को यूज करेंगे, समझे, क्योंकि हम गुणनफल और गुणनखंड सीख चुके हैं, तो हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं और एचसीएफ निकाल सकते हैं। देखिए आप कैसे निकालेंगे, तो 26 को 2 गुने 13 हो गया 91, 7 गुने 13, इस तरह देखिए ये दोनों 13 13 कॉमन आ रहा है, 13 13 कॉमन आ रहा है, 13 13 कॉमन आ रहा है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, बस हो गया, इतना ही था बस, कोई अच्छी नहीं, मतलब दिमाग लगाने का चक्कर नहीं है। अब एलसीएम देखिए, एलसीएम और आसान है, एलसीएम क्या करेंगे, क्वेश्चन डायरेक्ट लिख लेंगे, 26 गुने 91, अब एलसीएम बराबर 26 गुने 91 बट्टा एचसीएफ से भागा दे देंगे, क्योंकि हमें न्यूनतम निकालना है। एलसीएम मतलब क्या होता है, न्यूनतम समावर्तक, एचसीएफ मतलब क्या होता है, अधिकतम समावर्तक। तो हम क्या करेंगे, अगर हमको न्यूनतम निकालना होता है कोई भी चीज़ का, तो हम अधिकतम वाला से भाग देते हैं ना, तो इसी इसी यही मेथड है, मतलब इसी का मेथड सोच कर बनाया गया है। तो क्वेश्चन में अगर अधिकतम मान से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारा न्यूनतम मान निकल जाएगा। तो देखिए 26 गुने 91 बट्टा एचसीएफ, एचसीएफ कितना है हमारा 13 है, तो हम क्वेश्चन को क्या किए, 26 गुने 91 लिख दिए और 13 से डिवाइड कर देंगे, इस तरह हमें 13 दूनी 26 कट जाता है और 2 गुने 91, इस तरह हमारा 182 एलसीएम आ जाता है। तो देखिए कितना आसान है ये चीज़ निकालना। अगर आप ऐसे ही सीखेंगे तो उम्मीद करता हूँ अब आप सबसे अच्छे विद्यार्थी बन जाएंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा 510 और 92 है। क्षमा चाहता हूँ, वीडियो थोड़ा हल्का लंबा हो सकता है क्योंकि बढ़िया से बताना पड़ता है उस सब, इसीलिए, लेकिन तब पर भी चलिए टाइम बहुत बच जाएगा आपका। तो 510 को फिर यही हम मेथड से अथी करेंगे, मतलब यूज करेंगे, तो गुणनखंड करेंगे 510 और 92 का। देखिए हमें एचसीएफ निकालने के लिए मतलब आप दिमाग में बैठा लीजिए, सबसे पहले गुणनखंड निकालना पड़ता है, उसके बाद हमें कॉमन लेना पड़ता है यही, और ये जो कॉमन हमारा आता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो गुणनखंड पहले कर लिए, देख सकते हैं, और उसके बाद अभाज्य गुणनखंड से हमें प्राप्त हुआ। आप तो गुणनखंड सीख गए हैं तो इसमें बताने का जरूरत नहीं है क्या क्या है।
तो 510 का हम गुणनफल लिख दिए 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 और 92 का गुणनखंड लिख दिए गुणनफल 2 गुने 2 गुने 23। देखिए अब देखिए 2 2 मिलता है, अगर 3 3 मिलेगा तो 3 3 भी लेंगे, ऐसा बात नहीं है तो एक एक को हम लेंगे। अगर 3 3 मिलेगा तो 3 3 भी लेंगे, समझे। इसीलिए यहाँ पे सिर्फ 2 मिलता है दोनों में, 3 नहीं मिलता है। देखिए 3 मिलता है नहीं मिलता है, 5 मिलता है नहीं मिलता है, 17 मिलता है नहीं मिलता है, इसीलिए हम 2 ही लिए, इसीलिए हमारा एलसीएम होगा 2। अब एलसीएम निकालने का सबसे आसान ट्रिक है, क्या करेंगे, क्वेश्चन लिख देंगे, एलसीएम से भागा दे देंगे, 2346 निकल गया। क्वेश्चन लिख लिए 510 गुने 92 और 2 से भागा दे दिए, इस तरह हमारा 46 आंसर आ गया। 46 मतलब 92 को काटे 2 से तो 46 आ गया। 510 को 46 से गुना करेंगे तो हमारा 23,460 आंसर आया। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा है, थोड़ा वीडियो देखना पड़ता है क्योंकि हम अकेले बनाते हैं, एडिट करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो चलिए हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, 336 और 54। 336 और 54 का पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड विधि तो आप सीख गए हैं, पहले हम 2 से लगाएंगे, उसके बाद 3 से लगाएंगे, नहीं कटेगा, 4 से, 5 से, पहले हम सबसे कम से लगाएंगे, उसके बाद बढ़ते चलेंगे बढ़ते चलेंगे बढ़ते चलेंगे जितना से लगेगा। जैसे देखिए इसमें पहले 2 से लगाएं, फिर 2 से लगाएं, फिर 2 से लगाएं, ये हमारा 3 है, 3 से लगाए तो 3 से 21 हुआ। अब क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड से हमें प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, 336 का गुणनफल प्राप्त हुआ। तो हम क्या लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2, ये लिख रहे हैं, आप नहीं सोचेगा क्या लिख रहा है, गुने 2 गुने 3 गुने 7। इस तरह हम इसका भी गुणनफल लिखेंगे, क्या 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। इस तरह हमारा एचसीएफ क्या करते हैं, एचसीएफ दोनों में जो कॉमन होता है वही लेते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें थोड़ा अलग है, अलग क्या देखने को मिलता है, देखिए 2 हमारा अलग देखने को मिलता है और 3 भी जो मिला है दोनों में, सो हम लिए। इस तरह हम 2 भी लिए और 3 भी लिए, आप दोनों को गुना किए तो हमारा एचसीएफ 6 आ गया, समझे। हम बताए थे पहले क्वेश्चन में ऐसा ही। तो हम अगर आप जहाँ फंसिएगा हम वहाँ पे बता देंगे, क्योंकि हम भी एक विद्यार्थी हैं और लर्नर हैं, हम सीखते हैं अभी। तो चलिए एलसीएम तो बता दिए, तो डायरेक्ट मतलब एचसीएफ निकलेगा, एचसीएफ से काट देंगे क्वेश्चन, डायरेक्टली हमारा आंसर निकल गया एलसीएम। बहुत आसान है, ये सब क्वेश्चन हम बना के छोड़ दिए 10th में। 12, 15 और 21, देखिए 12 को गुणनखंड करेंगे तो हमारा पहले 2 से लगाएंगे तो 6 होगा, फिर 2 तिया 6, फिर ये 3 से लगेगा तो 1 हो जाएगा। इस तरह अब ये बताने का जरूरत नहीं है, अब इसको हम गुणनखंड करेंगे। देखिए 3 पंचे 15, 5 से कटेगा 1, 3 सत्ते 21, 7 से कटेगा 7 1 7। इस तरह अभाज्य गुणनखंडों द्वारा हमें प्राप्त हुआ। अब देखिए इस सब का हम गुणनफल लिख लिए। अब इस तीनों में जो कॉमन आता है, तीनों में जो कॉमन आता है तो एचसीएफ बराबर 3 लिख दिए। 3 का पहला क्वेश्चन है, आप चाहे तो क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, हम रुकिए हम ये बता के हम पढ़ के दिखा देते हैं। एचसीएफ हमारा 3 निकला। अब एलसीएम देखिए, इसमें देखिए थोड़ा अलग है क्योंकि ये 3 वाला क्वेश्चन है। देखिए 3 का पहला क्वेश्चन में 3 ठो है, 12, 15, 21 है, इसमें 2 ठो था, इसीलिए हम क्या करते थे, डायरेक्ट 26 गुने 91 और एचसीएफ जितना निकला उतना से हम डिवाइड कर देते थे। लेकिन इसमें 3 ठो है तो 3 ठो में अंतर आ जाता है, हमेशा याद रखें। 2 ठो में हमें सिर्फ डिवाइड करना है एचसीएफ में, और 3 ठो में क्या करना है हम बता देते हैं। 3 ठो में हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एचसीएफ तो सेम मेथड है, एचसीएफ हमेशा हम कॉमन लेकर निकालेंगे, चाहे वो 2 ठो क्वेश्चन में अंक हो या 3 ठो हो। लेकिन हम जब एलसीएम निकालेंगे तो इस बात का हम हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर 2 ठो है क्वेश्चन में वर्ड, जैसे 2 ठो है आपका 336 और 54, तो उसमें हम ये ट्रिक अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट एलसीएम से मतलब एचसीएफ से काटेंगे तो एलसीएम निकलेगा। लेकिन एलसीएम जो इसमें निकालेंगे उसमें 3 ठो दिया है, 3 ठो दिया है तो हम ये वाला मेथड ना यूज करेंगे क्योंकि इसमें 3 ठो दिया है। अब 3 ठो देखिए, 2 ठो देगा तब ना काटेंगे, 3 ठो देगा तो उसका अलग मेथड है। जैसे हम बताते हैं, जैसे 2 का पावर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। यहाँ पे हम क्या किए पता है आपको, इसका हम क्या करें, जैसे आप गुणनफल लिखते हैं तो इसको हम 2 का पावर 2 गुने 3 लिख दिए, और उसको गुने 5 गुने 7 बराबर एलसीएम। इसका बहुत हल्का है, इसका हम थोड़ा बता देते डिटेल से। देखिए 2 कितना बार आया हमारा, सिर्फ 2 बार आया है, तो 2 का पावर 2 लिख दिए
और देखिए 3 सब में एक ही बार आया है तो 3 लिख दिए। देखिए सबसे ज़्यादा इसमें हमारा एक ट्रिक हम लिख देते हैं। ट्रिक क्या है इसका? ट्रिक यह है कि सबसे ज़्यादा स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप स्क्रीन पर चाहे तो देख सकते हैं, नहीं दिख रहा है तो सबसे ज़्यादा घात लेंगे, घात वाला लेंगे, सबसे ज़्यादा घात वाला लेंगे। आप चाहे तो इसको लिख लेंगे। सबसे ज़्यादा घात वाला 2 का पावर 2 है, 2 का सबसे ज़्यादा घात 2 का पावर 2 है इसमें, और 3 का सबसे ज़्यादा घात 1 है, सब में 3 का पावर 1 है। 5 एक बार आया है, 5 का सबसे ज़्यादा घात 1 है, 7 का सबसे ज़्यादा घात 1 है। चलिए आगे समझ जाएंगे, अगर इसमें नहीं समझे होंगे तो। इस तरह हम क्या करेंगे, इसको हम गुना कर देंगे। 2 दूनी 4 गुने 3, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 6 दूना 12, 120, 120 और 12 चौका 48, 480। इस तरह हमारा 420 आता है, सॉरी 420। हम ऐसे करके लिख लिए यहाँ पर। 2 दूनी 4 गुने 3 गुने 5 गुने 7। इस तरह हमें 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 6 सत्ते 42, तो 420। इस तरह हमें 420 प्राप्त हुआ। अब चलिए 17, 23 और 29 को हम मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड हमारा ऐसे निकला, तो हम 17 का 17 गुने 1 गुणनफल लिखेंगे, 23 का 23 गुने 1 गुणनफल लिखेंगे, 29 का 29 गुने 1 गुणनफल लिखेंगे। इसीलिए एचसीएफ बराबर हमारा होगा 1। अब एलसीएम बराबर 1 गुने 17 गुने 23 गुने 29। क्यों पता है आपको? 1 कितना बार, एक ही बार आया है, 100 में एक ही बार आया तो 1 लिख लिए। अगर नहीं भी लिखिएगा 1 तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। 17 गुने 23 गुने 29 तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि सब एक एक बार आया है। तो इस तरह हम 391 गुने 29 को गुना करेंगे, तो आप देख लीजिएगा गुना करके हमारा क्या निकलता है, 11,339 निकलता है, 11,339। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन हमारा है 8, 9 और 25। 8, 9 और 25 का हम क्या करेंगे, सबसे पहले गुणनखंड निकालते हैं। यही हमारा मेथड है, आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा और इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, तो आसानी से आप कभी भी बना सकते हैं। 2 साल के बाद भी बनाइएगा तो नहीं बिसरिएगा। तो हमारा पहले गुणनखंड है, तो हम एचसीएफ क्या करते हैं, कॉमन वाला लेते हैं। तो कॉमन सब में 1 है, तो हम एचसीएफ हमारा 1 आ गया। क्योंकि देखिए 2 कॉमन है, नहीं है, 4 कॉमन है, नहीं है, 1 ही ना कॉमन है तीनों में, तो हम क्या करें, 1 ले लिए, तो इसीलिए एचसीएफ बराबर 1। अब एलसीएम बराबर क्या करेंगे, एलसीएम क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा वाला घात लेते हैं। तो 1 का या नहीं भी लिखेंगे तो हम तो लिख दिए, लेकिन आप नहीं भी लिखेगा तो चलेगा। चलिए 2 का पावर 3 बार आया है। 2 कितना बार आया है, देखिए इसका 2 का पावर 3 बार आया है। दिखा रहा है कि नहीं? हाँ दिखा रहा है। इसका 2 का पावर 3 बार, इसमें 2 आएगा तो उससे नहीं कोई मतलब है, लेकिन इस 2 एक ही बार लेंगे। अगर हम ज़्यादा घात वाला लेते हैं तो एक ही बार लेंगे 2, 3 लेंगे तो एक ही बार लेंगे। 3 सबसे ज़्यादा इसमें आया है 2 बार, तो 3 का पावर 2 होगा, सॉरी यहाँ 2 होगा। जैसे 3 का पावर 3 गुने 3, 3 का पावर 2। अब 5 कितना बार आया है, 2 बार आया है। 5 2 बार आया है, मतलब ज़्यादा घात 2 बार है, तो हम 2 लिख लिए। इस तरह हमारा 1 गुने 8 गुने 9 गुने 25। इसको हम अगर गुना करेंगे तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, 1800 आएगा। अब चलिए एचसीएफ क्या एचसीएफ हमारा चौथा का निकालेंगे। चौथा क्वेश्चन हम पढ़ के दिखा देते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है, तो एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमारा एचसीएफ 9 दिया हुआ है, एचसीएफ बराबर 9 दिया हुआ है, और हमें एलसीएम बोलता है ज्ञात करने के लिए। हमेशा आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, और क्वेश्चन को भले ही आप 10 मिनट लगाइए या 5 मिनट लगाइए समझने में, आप लगाइए, क्योंकि 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। आप सब सोचते हैं मतलब बनाएंगे और 1 मिनट में हमें सॉल्व हो जाएगा। अगर आप समझना चाहते हैं और कम मेहनत करना चाहते हैं तो क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करिए, ना कि आप बनाने पर।
तो देखिए हमारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है जैसा कि आप उसमें देख रहे हैं, और एलसीएम बोलता है निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, और ये भी हमको ध्यान देना है। देखिए इसमें 2 ठो दिया है, क्या 2 ठो दिया है, क्वेश्चन में हमें 2 ठो अंक दिया है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम बराबर 306 गुने 657 को डायरेक्ट एचसीएफ से भागा देंगे, क्योंकि हमें 2 ठो दिया है। और इस तरह हम 306 को 657 9 से भागा देते हैं तो 34 9 तिया 27 और 3 और 9 3 होता है, तो ये कितना हो जाता है 36, 9 चौक 36। इस तरह ये 34 हो जाता है। 34 गुने 657 को हम गुना करेंगे, आप चाहे गुना करके देख सकते हैं, तो 22,338 निकल गया। अब चलिए हमारा 5वां क्वेश्चन क्या करता है। 5वां क्वेश्चन देखिए क्या करता है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हमें जांच करना है और बताना है 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमें क्वेश्चन थोड़ा पकड़ना है, पूरा नहीं पकड़ना है। क्वेश्चन में 0 पर समाप्त हो रही है ये हमें बताना है, अगर नहीं हो रही है तो नहीं बताना है, बस हो गया। तो देखिए इसका तो हम हालांकि इसका हम आंसर लिख कर रखे हैं, लेकिन हम समझाना है हमें, तो हम बता देते हैं। देखिए अगर कोई भी संख्या अगर 0 पे समाप्त होगी तो सबसे पहले क्या होगा, अगर कोई भी संख्या 0 पे समाप्त हो रही है तो 5 का पावर m और गुने 2 का पावर n, या कुछ भी पावर में mn उससे मतलब नहीं है, 5 गुने 2 के पावर में होना चाहिए, 5 गुने 2 के पावर में होना चाहिए। या देखिए अगर 5 का पावर 1 है और 2 का पावर 1 है तो ये क्या है, ये संख्या 0 पर समाप्त हो जाएगी। और ऐसी संख्या कौन है, तो ऐसी संख्या 10 है। तो इसमें क्या दिया है, 6 दिया है। तो 6 दिया है तो 6 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। 6 को हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। देखिए 2 तिया 6, इस तरह हमें 2 और 3 प्राप्त होता है। तो देखिए 2 और 3 5 और 2 के रूप में है, नहीं है। 5 और 2 के अलावा कोई भी गुणनखंड हो तो चलेगा, लेकिन 5 और 2 रहना ही चाहिए हमेशा। तो ये मतलब क्या होगा, 0 पे समाप्त नहीं होगा। इस तरह या एक ट्रिक ऐसे 0 वाला के लिए लिख सकते हैं, अगर कोई भी संख्या 5 का पावर m गुने 2 का पावर n के रूप में रहे तो ये संख्या क्या होता है, 0 पे समाप्त होता है। बहुत शॉर्ट ट्रिक हम आपको समझाएंगे, उतना नहीं लिखना है, ऐसे करके लिखिए। तो अगर ऐसे लिखिएगा आपको हमेशा ये ध्यान में रहेगा, अगर इसके रूप में है तो 0 पे समाप्त होगा, अगर इसके रूप में नहीं है तो 0 पे समाप्त नहीं होगा। जैसे ये देखिए इसके रूप में नहीं है, 2 गुने 3 आ जाता है और ना 5 आता है ना कुछ आता है, तो ये मतलब 0 पे समाप्त नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो अब इसको हम एक थ्योरी के मुताबिक लिख देंगे। आप थ्योरी में कुछ भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन में भी देख के भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन में जो लिखा है वो भी लिख सकते हैं। देखिए यदि कोई प्राकृतिक संख्या n की संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होती है तो 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए। देखिए हम थ्योरी में लिख दिए हैं स्पष्ट रूप से, अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसमें 2 और 5 आना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए। चूँकि यहाँ संभव नहीं है, क्योंकि 6n बराबर 2 गुने 3 आता है, जो कि 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड को सत्यापित नहीं करता है। सत्यापित मतलब प्रूव दैट नहीं करता है। इसीलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, प्राकृतिक संख्या 6n 0 पर समाप्त नहीं होगी। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। अब चलिए 5वां क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया। अब देखिए छठा क्वेश्चन हमारा क्या है, छठा क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए हमारा छठा क्वेश्चन क्या है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम किताब सामने में रखिए और क्वेश्चन पढ़िए, और जहाँ जहाँ बताते हैं वहाँ वहाँ अंडरलाइन करिए, तब आप अच्छा से अच्छा समझिएगा और बहुत ही कम समय पर समझिएगा। तो देखिए व्याख्या कीजिए कि 17 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। इसमें भाज्य संख्या दिया हुआ है। देखिए क्यों है का मतलब है क्या है, क्यों है का मतलब ये है कि क्यों है, मतलब इसका मतलब ये भाज्य संख्या है। तो हमें क्या बताना है, भाज्य संख्या क्यों है। तो देखिए हम पिछले वीडियो में बताएं, अगर आप नहीं देखे हैं तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, नहीं तो आई बटन में दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं शुरू वाला वीडियो। हालांकि हम इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम बता देते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो यदि कोई संख्या 2 से पूरी तरह
पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। तो देखिए अब चलिए ये भाज्य संख्या क्यों है हमें लिखना है, तो क्या करेंगे देखिए, आप चाहे तो उसको डायरेक्ट गुना कर उतना भी लिख सकते हैं, 1014 भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है पूरा बनाने का। लेकिन हम सुविधा के लिए क्या लेते हैं, 13 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा गुना न करना पड़े। इसीलिए अगर आप गुना करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं डायरेक्ट। उसके बाद हम, ये तो हो गया इतना, 1014 आ गया गुना करके, आप जानते हैं 13 कॉमन लिए, 13 कॉमन के बाद 17 प्लस 13 सत्ते 77 हो गया, और 13 सत्ते 77, नहीं 11 सत्ते 77 हो गया, 13 का 13 यहीं पर है और प्लस 1 का 1 है। इस तरह हम 13 गुने 78 बराबर 1014 लिख सकते हैं। अब 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण यह पूर्ण भाज्य संख्या है, या इन दोनों को एक बार लिखें, अंतिम में ये लाइन लिख सकते हैं, या दोनों में ये दोनों लाइन लिख सकते हैं, बात बराबर होगा। तो चलिए अब इसमें भी यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए 7 गुने 6 गुने 5, देखिए प्लस 5 यहाँ है और गुने 5 यहाँ है, तो 5 कॉमन है तो 5 कॉमन ले लिए। इस तरह 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 प्लस 1, क्योंकि 2 और प्लस 1 इसलिए लिए कि 5 का 5 हो गया, मतलब ऊपर में आ गया 5, 5 का 5। इस तरह हम क्या करेंगे, 42 गुने 24 प्लस 1 लिख देंगे, गुना करके लिख दिए 7 सिंह 42, 3 दूनी 6, 6 चौक 24 लिख दिए। इस तरह हमारा 1008 प्लस 1 आ गया। इस तरह 5 गुने 1009 बराबर 5045 आ गया। तो यह भी भाज्य संख्या है, चूँकि यह संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। अब सेकंड मेथड ये भी है, सेकंड मेथड देखिए यही है, कुछ नहीं है, दोनों को मतलब गुना करके लिख लिए और अंतिम में लिख दिए, यही है जैसे हम पहले बता दिए। अब चलिए 7वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हमें क्या पूछता है, देखिए मान लीजिए एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक ही दिशा में चलते हैं, मतलब एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक, मतलब कॉमन समय पूछ रहा है, ऐसा समय पूछ रहा है कि मतलब दोनों उस समय में पुनः उस स्थान पर पहुंचने में कितना समय लगाएगा। जैसे हम क्वेश्चन बताते हैं तो आप समझ जाइएगा। देखिए जैसे मतलब इसमें क्या बोल रहा है, किसी खेल के मैदान में चारों ओर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है और रवि को 12 मिनट लगता है। तो देखिए सोनिया यहाँ से चलती है तो इसको 18 मिनट लगता है, जबकि रवि यहाँ से चलता है तो इसको 12 ही मिनट लगता है। तो इस तरह इसका कॉमन मतलब टाइम पूछ रहा है, तो अगर दोनों यहीं से चलना प्रारंभ करेगा तो वह पुनः इसी स्थान पर मतलब कितने समय पर पहुँचता है, ये हमें पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, तो हम बता दें एचसीएफ में क्या हमेशा कॉमन लिया जाता है, और यह इसमें हमेशा कॉमन वाला समय पूछता है, मतलब इस क्वेश्चन में कॉमन वाला मतलब समय पूछ रहा है। तो यही हम करेंगे, पहले दोनों का गुणनखंड निकालेंगे, 18 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 9 दूनी 18, 3 तिया 9, इस तरह 6 दूनी 12 और 2 से भागा दिए 6 को तो 3 निकला। इस तरह इसका गुणनखंड क्या निकला, 2 3 3 और 2 2 और 3। इस तरह हम इसको गुणनफल के रूप में लिख लेंगे। जब हम कॉमन लेंगे तो गुणनफल के रूप में लिखेंगे, आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या लिखेंगे, तो अभाज्य गुणनफल विधि से, क्योंकि अभाज्य गुणनफल विधि से हमें निकालना है या सोल्व किए तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो 18 का अभाज्य गुणनफल हो गया 2 गुने 3 गुने 3 और 12 का गुणनफल हो गया 2 गुने 3। इस तरह 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, तो इसीलिए 80 बराबर 2 गुने 3 बराबर 6 हमारा आंसर पूरा हो गया। आप चाहे तो आंसर मिला सकते हैं एनसीईआरटी बुक में। तो चलिए दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को हो सकता है तो शेयर कर दें। और अगर कोई मतलब आपको दिक्कत है या अगला चैप्टर का वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। धन्यवाद।